नमस्कार दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 33 लेकर आए हैं, जो दिल्ली एम्स के जीएमयू और यूपीपीएससी के स्टाफ नर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन अडल्ट मेल। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मरीज में इनफर्टिलिटी करवाती है। जो दिए गए ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सी बीमारी है जो इनफर्टिलिटी का कारण बनती है मेल के अंदर। आंसर गैस कीजिए दोस्तों। आंसर आपके सामने। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों मम्स। और मम्स में क्या होता है, एडोलसेंट के अंदर जाकर दिक्कत करती है। मम्स क्या करता है, एडोलसेंट के अंदर जाकर दिक्कत करता है, इसलिए मेल इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। और इनफर्टिलिटी दोस्तों दोनों के अंदर देखने को मिलती है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। अगर मेल की बात की जाए तो टास्टियोआर्चाइटिस, और अगर फीमेल की बात की जाए तो उफराइटिस। ये दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है। मेल के अंदर टास्टियोआर्चाइटिस और फीमेल के अंदर उफराइटिस। और यहाँ पर अडल्ट मेल की बात की गई थी दोस्तों, तो उसका राइट आंसर बनता है मम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द नर्स इज एलिवेटिंग न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर एन एल्डरली क्लाइंट विद एनोरेक्सिया, विच डाटा बेस्ट इंडिकेट्स दैट द प्लान ऑफ केयर इज इफेक्टिव। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक ओल्ड एज एक पेशेंट है और जिसको एनोरेक्सिया की बीमारी है, यानी कि उसको भूख नहीं लगती है, और नर्स उसकी न्यूट्रिशन डाइट चेक कर रही है। तो नर्स उसके न्यूट्रिशन को देख रही है, तो नर्स कौन सा बेस्ट प्लान करेगी इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन। राइट आंसर गेस कीजिए दोस्तों। आंसर आपके सामने। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन डी, द क्लाइंट गेन वेट। इसमें क्या होता है, जो भी ओल्ड एज जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसके अंदर आपको जैसे ही वो खाना खाने से पहले उसका वेट करो और खाना खाने के बाद उसका वेट करो। अगर दोनों में कोई डिफरेंस आता है, जैसे खाना खाने से पहले वेट 40 था और खाना खाने के बाद 44 हो गया, तो इसका मतलब पेशेंट की डाइट अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर प्लान की बात की गई थी, तो प्लान आपके सामने बनता है कि पेशेंट का वेट चेक करें, द क्लाइंट गेन वेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विच WBC आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग हिस्टामिन ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि WBC के दौरान कौन हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन होगा। WBC के दौरान कौन सा हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन होगा। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। आंसर आपके सामने, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो राइट आंसर होता है दोस्तों आपके सामने आंसर ए, बेसोफिल। दोस्तों बेसोफिल राइट आंसर इसलिए बनता है क्योंकि जो हिस्टामिन को कौन रिलीज करता है दोस्तों, हिस्टामिन को रिलीज करता है मास्ट सेल, और मास्ट सेल को कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल को बेसोफिल रिलीज करती है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड मैन सिंड्रोम। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है, उसके ऊपर आप लाल लाल को ऐसी कौन सी दवाई होगी आप किसी पेशेंट को दे रहे हो जो बॉडी को बिल्कुल लाल लाल कर देगी, दिए गए ऑप्शन से, वेनकोमाइसिन, लिंजोलिड, क्लोरामफेनिकोल, सेफाजोलिन। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। रेड मैन सिंड्रोम के बारे में बात हुआ दोस्तों। तो रेड मैन सिंड्रोम में जो पेशेंट की बॉडी को जो मेडिसिन होती है जो लाल लाल कर देती है, उस मेडिसिन का नाम होता है दोस्तों वेनकोमाइसिन। और अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए थे कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम की बात होती है तो क्लोरामफेनिकोल। और अगर एक ऑप्शन और बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वो पेशेंट अगर कोई भी पेशेंट अगर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में आता है,
एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है बिलिरुबिन वाले पेशेंट में, यानी उस पेशेंट की फोटोथेरेपी करते हैं, और जब फोटोथेरेपी होती है तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, यानी भूरे रंग का। तो यहाँ पर अगर रेडमैन सिंड्रोम की बात हुई थी दोस्तों, तो उसका राइट आंसर जाता है आपके सामने वैनकोमाइसिन, ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु अंडरवेंट स्टेपडेक्टोमी टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जिसमें स्टेपडेक्टोमी कर दिया गया है, तो ऑपरेट के बाद कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए नर्स पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी? स्टेपडेक्टोमी की सर्जरी हुई है दोस्तों। स्टेपडेक्टोमी की सर्जरी क्या होती है? तो हमारी स्टेबिक बोन होती है, उसको निकाला जाता है, और जब स्टेबिक बोन निकाल दी जाती है दोस्तों, तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नर्स कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी पेशेंट को? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने स्नीज विद हर माउथ ओपन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन IVP यूजिंग ए रेडियो ओपिक डाई, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है, IVP करना है उस पेशेंट का। IVP का मतलब होता है दोस्तों इंट्रावेनस पाइलोग्राम, और इसमें क्या होता है कि IV रूट से पेशेंट को डाई दी जाती है, और डाई किस लिए दी जाती है? किडनी का असेस करने के लिए। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि IVP के दौरान अगर आप किसी पेशेंट को डाई दे रहे हो, डाई देने से पहले उस पेशेंट में, देने से पहले बात हुई है दोस्तों, डाई देने से पहले उस पेशेंट में मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले कौन सी क्रिटिकल चीज़ देखने को मिलेगी? यानी कि आप उस पेशेंट को डाई नहीं दे सकते अगर उस पेशेंट को वो प्रॉब्लम है, तो ऐसी कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है दोस्तों? क्वेश्चन ये पूछा है। राइट आंसर गैस कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू आयोडीन। यानी कि जिस भी पेशेंट को आप IVP के दौरान डाई दे रहे हो, तो उस पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। उस पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी है कि उस पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी नहीं है, नहीं तो आप उस पेशेंट को डाई नहीं दे सकते हो, वो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नर्स इज असेसिंग ए 32-year-old पेशेंट विद ओस्टोस्क्लेरोसिस। द नर्स शुड बी अवेयर दैट द पेशेंट हीयरिंग लॉस। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जो 32-year-old है, और उस पेशेंट को ओस्टोस्क्लेरोसिस कंडीशन हुई है। ओस्टोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है दोस्तों ओस्टोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि हमारा जो कान होता है, कान के ऊपर ईयर होता है, उसके ऊपर हड्डी के ऊपर एक हड्डी और बन जाना, उसको बोलते हैं ओस्टोस्क्लेरोसिस। तो 32-year-old पेशेंट है, उसको ओस्टोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई है, तो द नर्स शुड बी अवेयर दैट द पेशेंट हीयरिंग लॉस। तो नर्स को पता है कि पेशेंट को हीयरिंग लॉस होगा, तो उस कंडीशन में आप नर्स पेशेंट को क्या गाइड करती कि ये कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा ये? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। जिसको अवेयर करना होता है, जिसको अवॉइड करना होता है कंडीशन को, कि ये अपने आप तब तक ये कंडीशन ऐसी है, हीयरिंग लॉस तो होनी ही है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगी नर्स? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी, टिपिकली इफेक्ट बोथ ईयर। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इज। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो मॉर्फिन नाम की जो दवाई होती है वो किस चीज़ में हमें नहीं देनी चाहिए, किस चीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है दोस्तों?
राइट आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर होता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी, ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल में क्या होता है दोस्तों, जो ब्रोंकाइल में अस्थमा का पेशेंट होता है, ब्रोंकाइल अस्थमा, यहाँ पर ऑप्शन में आया था ब्रोंकाइल अस्थमा। ब्रोंकाइल अस्थमा वाले पेशेंट को आप मॉर्फिन नहीं देते हो, और एंजाइना वाले पेशेंट में आप दे सकते हो, क्योंकि एंजाइना में दर्द होता है तो दर्द को ठीक करने के लिए मॉर्फिन अच्छी होती है। एमआई वाले पेशेंट में भी दे सकते हो, और पैनक्रियाटिस वाले पेशेंट में दे सकते हो, जिसमें पैनक्रियाज का इन्फेक्शन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से किस में नहीं दे सकते हो आप, ब्रोंकाइल अस्थमा में आप नहीं दे सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए पेशेंट फॉलोइंग राइट कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जिसका आपने राइट कैटरेक्ट रिमूव कर दिया है, इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द पेशेंट। तो राइट साइड का कैटरेक्ट रिमूव करने के बाद नर्स उस पेशेंट को किस पोजीशन में रखेगी, उसको पेशेंट को किस पोजीशन में रहने को बोलेगी। राइट कैटरेक्ट जो हमारी राइट तरफ की जो आई है उसका जो कैटरेक्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, तो पोजीशन पूछी गई है सर्जरी के बाद की। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपके सामने ऑप्शन बी, सुपाइन। सुपाइन कंडीशन में आप पेशेंट को लेटाओगे, वरना अगर इसकी जो बेस्ट पोजीशन होती है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में जो नहीं दी गई है, अगर एग्जामिनर पूछ भी ले और दिए गए ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर सुपाइन जाता है। अगर एक जो सबसे बेस्ट जो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने, वो होता है लेफ्ट साइड सेमी फ्लोवर, लेफ्ट साइड लाइन सेमी फ्लोवर्स पोजीशन, यानी लेफ्ट साइड की पोजीशन देनी है, सेमी फ्लोवर पोजीशन देनी है दोस्तों। अगर बेस्ट पोजीशन की बात की जाती है, अगर एग्जामिनर ये ऑप्शन आपके सामने दे देता कि लेफ्ट साइड लाइन सेमी फ्लोवर्स पोजीशन, तो राइट आंसर जाता आपका लेफ्ट साइड लाइन सेमी फ्लोवर पोजीशन। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर जाता आपका सुपाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसके ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे। जो गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। जो गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ये दोस्तों मिलता है आपको प्रेगनेंसी के बाद। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद उसमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है, यानी प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ नहीं थी, बाद में देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं GDM, गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है दोस्तों आपकी, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर गैस कीजिए। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप ड्रग ऑफ चॉइस बनती है ऑप्शन डी, इंसुलिन। और ये जो गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है दोस्तों, इसको आप कब चेक करोगे, ये होता है दोस्तों 24 से 28 या 30 वीक्स पर इसको चेक किया जाता है डायबिटीज़ को। और अगर हाई रिस्क है पेशेंट, अगर आपको पहले से डॉक्टर साहब को लग रहा है कि पेशेंट हाई रिस्क है डायबिटीज़ का हो सकता है, तो आप 8 से 10 वीक में आप पेशेंट की डायबिटीज़ चेक करोगे। तो राइट आंसर यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई थी, तो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है दोस्तों आपके सामने इंसुलिन। तो चलिए दोस्तों, YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से ये थी क्लास नंबर 33। हम कल क्लास नंबर 34 आपके सामने लेकर आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।